163 क्वेश्चन है कि पंत की निम्न काव्य रचनाओं का सही क्रम में लगाइए। तो पहला है पल्लव गुंजन युगांत ग्राम्य, दूसरा है युगांत गुंजन ग्राम्य पल्लव, तीसरा है पल्लव गुंजन ग्राम्य युगांत और गुंजन पल्लव ग्राम्य युगांत। तो आपको पंत की निम्न काव्य रचनाओं को सही क्रम में लगाना है। तो इसका सही जवाब ए है कि पहले पंत की जो काव्य रचना है पल्लव आएगा, फिर उसके बाद गुंजन आएगा, फिर उसके बाद युगांत और फिर उसके बाद ग्राम्य। तो पहले पल्लव, फिर गुंजन, फिर उसके बाद युगांत आएगा, फिर उसके बाद ग्राम्य। तो पल्लव जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ। पल्लव का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। और गुंजन का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। युगांत का जो है प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है और ग्राम्य का प्रकाशन वर्ष जो है 1940। तो पल्लव का 1928, गुंजन का 1932, युगांत का जो है 1936 और ग्राम्य का जो है 1940 जो है प्रकाशन वर्ष है। 164 क्वेश्चन है कि चांद का मुँह टेढ़ा है संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? चांद का मुँह टेढ़ा है संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1963 में, 1961, 65 या 1964। तो चांद का मुँह टेढ़ा है संग्रह जो है ये 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह मुक्तिबोध द्वारा रचित काव्य कृति है। मुक्तिबोध की अन्य काव्य कृतियाँ देखें तो अंधेरे में है, ब्रह्मराक्षस है, भूल गलती है और भूरी भूरी खाक धूल है। तो कौन कौन सी हैं? अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, भूल गलती, भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुँह टेढ़ा। यह संग्रह जो है 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 162 क्वेश्चन है कि निशा निमंत्रण नामक काव्य संकलन हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन सी स्थिति में लिखा है? तो जो निशा निमंत्रण है नामक काव्य संकलन है हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन सी स्थिति में लिखा है? नितांत एकाकीपन की, या पुत्र रत्न की प्राप्ति की खुशी में, या बहुत खुशी की, या अपने बाल्यकाल में। तो निशा निमंत्रण जो है इसका ये सही जवाब है कि नितांत जो है एकाकीपन की जो है निशा निमंत्रण नामक काव्य संकलन हरिवंश राय बच्चन जी ने स्थिति में लिखा है, नितांत एकाकीपन की। तो ये सही है कि निशा निमंत्रण जो है नामक काव्य संकलन हरिवंश राय बच्चन ने नितांत एकाकीपन की स्थिति में लिखा है। हरिवंश राय बच्चन की अन्य रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत है, आकुल अंतर है, बंगाल का काल, खादी के फूल भी इनकी रचना है, मिलन यामिनी। तो कौन कौन सी है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, बंगाल का काल, खादी के फूल और मिलन यामिनी। ये सभी रचनाएं जो हैं हरिवंश राय बच्चन की हैं निशा निमंत्रण। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और एकांत संगीत, आकुल अंतर, बंगाल का काल, खादी के फूल, मिलन यामिनी इत्यादि। 166 क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जो है सतपुड़ा के जंगल में किसका वर्णन किया गया है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जो है सतपुड़ा के जंगल में किसका वर्णन किया गया है? किसी आपातकाल का, या अपनी पुरानी याद का, या फिल्मी दुनिया में बिताए समय का, या एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया का। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जो है सतपुड़ा के जंगल में किसका वर्णन किया गया है? तो एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया का। एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया का जो है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में वर्णन किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह की बात करें तो इनकी काव्य संग्रह है गीत फरोश और चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी है, अंतर्गत है, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, तूस की आग और कालजेई। ये सभी जो है भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह हैं। गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, तूस की आग और कालजेई। तो ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र के क्या हैं? काव्य संग्रह। सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, तूस की आग और कालजेई इत्यादि।
अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन सी है रचना इनकी। काव्य संग्रह गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, तूस की आग और कालजयी इत्यादि जो है भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह हैं। 167 क्वेश्चन है कि तुलसीदास कृत निम्न पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है। तुलसीदास कृत जो निम्न पंक्तियां हैं किसका वर्णन किया गया है। जय बिनु देह नदी बिनु कारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जय बिनु देह नदी बिनु कारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। माँ और बच्चे का या नदी और मछली का, पति पत्नी के संबंध का, ईश्वर और आत्मा का। तो आपको बताना है कि तुलसीदास कृत जो पंक्तियां हैं इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो इसी से है पति पत्नी के संबंध का जो है कि जय बिनु देह नदी बिनु कारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो तुलसीदास कृत इन पंक्तियों में पति पत्नी के संबंध का वर्णन किया गया है। तुलसीदास कृत रचनाएं रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली इत्यादि जो है ये सभी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 168 क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा की कविता अग्निरेखा में किसे प्रतीक मानकर रचनाएं लिखी गई हैं। तो महादेवी वर्मा की जो कविता है अग्निरेखा में किसे प्रतीक मानकर रचनाएं लिखी गई हैं। धरती को, दीपक को या सूरज को या पानी को। तो इसका सही जवाब सी है, सूरज को जो है प्रतीक मानकर अग्निरेखा में महादेवी वर्मा कविता अग्निरेखा में सूरज को प्रतीक मानकर रचनाएं लिखी गई हैं, सूरज को। तो महादेवी वर्मा की कविता जो अग्निरेखा में दीपक को प्रतीक मानकर रचनाएं लिखी गई हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार हो गया इनकी रचनाएं, रश्मि, नीरजा, शांतिगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा इत्यादि ये सभी रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा की हैं। तो महादेवी वर्मा की कविता जो अग्निरेखा है में किसे प्रतीक मानकर रचनाएं लिखी गई हैं। तो हमने बताया सूरज को प्रतीक मानकर अग्निरेखा महादेवी वर्मा की जो कविता है मानकर रचनाएं लिखी गई हैं। और इनकी रचनाएं जो हैं निहार है, रश्मि है और नीरजा, शांतिगीत और यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा इत्यादि हैं। 169 क्वेश्चन है कि निम्न पंक्तियां किस कवि की है। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। तो ये रहीम की पंक्तियाँ हैं, ये तुलसीदास की पंक्तियाँ, ये कबीर की या सूरदास की पंक्तियाँ हैं। तो यह सूरदास की पंक्तियाँ हैं। दी गई पंक्तियाँ जो है सूरदास की हैं। सूरदास द्वारा रचित 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं जो निम्न है, सूरसागर है, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये तीनों ग्रंथ हैं और पंक्तियाँ जो हैं मैया कबहि बढ़ोगी छोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, या अजहूँ है छोटी, ये सूरदास की पंक्तियाँ हैं। 170 क्वेश्चन है कि 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को अपनी किस कविता संग्रह के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को अपनी किस कविता संग्रह के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मैं वक्त के हूँ सामने, या पृथ्वी कल्प, मुझे और अभी कहना है, या धूप के धान। तो 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को अपनी किस कविता संग्रह के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका ये सही है कि मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, इस रचना पर गिरिजा कुमार माथुर को अपनी कविता संग्रह में जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो मैं वक्त के हूँ सामने 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को कविता संग्रह पर हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। गिरिजा कुमार माथुर की रचनाओं की बात करें तो मंजीर है इनकी रचना, नाश और निर्माण है, धूप के धान है, शिला पंख चमकीले हैं, छाया मत छूना और भीतरी नदी की यात्रा है, पृथ्वी कल्प। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। मंजीर, नाश और निर्माण और धूप के धान हैं और शिला पंख चमकीले हैं, छाया मत छूना या भीतरी नदी की यात्रा, पृथ्वी कल्प। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। और
मैं वक्त के हूँ सामने, ये भी रचना गिरजा कुमार माथुर की है। तो मंजीर है इनकी रचना, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, पृथ्वी कल्प और जो है मैं वक्त के हूँ सामने, ये सभी गिरजा कुमार माथुर की रचना है। और मैं वक्त के हूँ सामने 1991 में गिरजा कुमार माथुर को कविता संग्रह के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा या मातृभाषा हो, जिससे राष्ट्र के हृदय के मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीर संवेदना मुखरित हो। और हमारा पाठ्यक्रम जो है यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति के एक महान रीति को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर हो गए हैं। विदेशी जो है पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी अनजाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। 171 क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा दंभ का समानार्थी शब्द जो है नहीं है। तो कयास, गर्व या घमंड या अहंकार। तो आपको बताना है दंभ का जो है समानार्थी इनमें से एक शब्द नहीं है। कयास नहीं है कि गर्व नहीं है या घमंड या अहंकार। तो दंभ का जो है समानार्थी कयास नहीं है। दिए गए विकल्पों में दंभ का समानार्थी जो है कयास नहीं है, बल्कि गर्व है, घमंड है, अहंकार, ये सभी दंभ के समानार्थी हैं। कौन कौन से? गर्व, घमंड, अहंकार, ये सभी जो है किसके हैं? तो दंभ के समानार्थी शब्द हैं, कयास जबकि नहीं है। दिए गए विकल्पों में दंभ का समानार्थी कयास नहीं है, जबकि गर्व है दंभ का समानार्थी और घमंड है, अहंकार दंभ के समानार्थी शब्द हैं। 172 क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा ही क्यों होना चाहिए, जिससे सभी के मन में अपने देश के प्रति संवेदना हो। जिससे सभी के मन में अपने देश के प्रति संवेदना हो, तो शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए जिससे सभी के मन में क्या हो? अपने देश के प्रति संवेदना हो। अगला क्वेश्चन है कि 173 क्वेश्चन की शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच दूरियों के बढ़ने का क्या कारण है। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच दूरियों के बढ़ने का क्या कारण है? उच्च शिक्षा के कारण या सबको एक समान समझने के कारण, अपने ही लोगों को देखने के लिए विदेशी पश्चिमी नज़रिए का उपयोग करने के कारण या भारतीय संस्कृति के कारण। तो सी सही है इसका कि अपने ही लोगों को देखने के लिए विदेशी पश्चिमी जो है नज़रिए का उपयोग करने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार किस स्थिति को हास्यास्पद कहा गया है। तो इसका सही है कि आपसी रिश्ते जो है अच्छे नहीं हैं और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ भरना। तो आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हैं और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ भरना जो है अनुच्छेद के अनुसार स्थिति को हास्यास्पद कहा गया है। 175 क्वेश्चन है कि दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। तो शिक्षा का माध्यम संस्कृति या सामान्य और शिक्षित जनता या शिक्षा। तो दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक जो है शिक्षा का माध्यम है, ये सही है। अगला है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ, न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ, हंसाते हंसाते रुलाया गया हूँ, सताए हुए को सताना बुरा है, तृषित की तृषा को बढ़ाना बुरा है।
तो न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ, हंसाते हंसाते रुलाया गया हूँ, शताए हुए जो शताना बुरा है, तृषित की तृषा को बढ़ाना बुरा है। करूँ बात क्या दान, करूँ बात क्या दान या भीख की, करूँ बात क्या दान या भीख की, मैं संजोया नहीं हूँ लुटाया गया हूँ, मैं संजोया नहीं हूँ लुटाया गया हूँ। न स्वीकार मुझको नियंत्रण किसी का, न स्वीकार मुझको नियंत्रण किसी का, अस्वीकार कब है निमंत्रण किसी का, अस्वीकार कब है निमंत्रण किसी का। मुखर प्यार से, मुखर प्यार के मौन वातावरण में, अखरता अनोखा समर्पण किसी का, प्रकृति के पटल पर नियति तूलिका से, प्रकृति के पटल पर नियति तूलिका से अधूरा बनाकर मिटाया गया हूँ। क्षितिज पर धरा व्याम से नित्य मिलती, सदा चांदनी में चकोरी निकलती, तिमिर यदि न आवाहन करता प्रभाव का, कभी रात भर दीप की लौ न जलती। करो व्यंग मत व्यर्थ मेरे मिलन पर, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ। कह रहा है कि न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ, हंसाते हंसाते रुलाया गया हूँ, न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ, हंसाते हंसाते रुलाया गया हूँ। सताए हुए को सताना बुरा है, तृषित की तृषा को बढ़ाना बुरा है, सताए हुए को सताना बुरा है, तृषित की तृषा को बढ़ाना बुरा है। करूँ बात क्या दान या भीख की, करूँ बात क्या दान या भीख की, मैं संजोया नहीं हूँ लुटाया गया हूँ। न स्वीकार मुझको नियंत्रण किसी का, न स्वीकार मुझको नियंत्रण किसी का, अस्वीकार कब है निमंत्रण किसी का। मुखर प्यार के मौन वातावरण में, अखरता अनोखा समर्पण किसी का, मुखर प्यार के मौन वातावरण में, अखरता अनोखा समर्पण किसी का। प्रकृति के पटल पर नियति तूलिका से अधूरा बनाकर मिटाया गया हूँ। क्षितिज पर धरा व्याम से नित्य मिलती, सदा चांदनी में चकोरी निकलती। तिमिर यदि न आवाहन, तिमिर यदि न आवाहन करता प्रभाव का, कभी रात भर दीप की लौ न जलती। करो व्यंग मत व्यर्थ मेरे मिलन पर, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ। तो काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ, यह चांद व चकोरी, न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ मेरी भावनाएं। तो इसका सही जवाब है सी है। शीर्षक इसका क्या होगा कि न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ। 177 क्वेश्चन है कि कवि का क्या बात अस्वीकार है, किसी का समर्पण, किसी का निमंत्रण, या किसी के नियंत्रण में रहना, या किसी को नियंत्रित करना। तो इसका सी सही जवाब है, किसी के नियंत्रण में रहना जो है कवि का बात अस्वीकार है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा तृषा का विलोम शब्द है। तृषा का विलोम शब्द बताना है। प्यास होगा, या पिस होगा, या पिपाशा होगा, या तृप्ति होगा। तो तृषा का अगर विलोम शब्द देखें तो तृषा का विलोम शब्द जो है तृप्ति होगा। क्या होगा तृषा का विलोम शब्द? तो तृप्ति जो है तृषा का विलोम शब्द है। काव्यांश में कवि जो है लोगों से क्या करने को कह रहा है कि उसे लोग सताएं, कि उसे लोग छेड़ें, कि उसे लोग हंसाएं, कि उसे कोई परेशान न करें। तो डी सही है कि काव्यांश में कवि लोगों से क्या करने को कह रहा है कि उसे कोई परेशान न करे, कि उसे कोई परेशान न करे। ये जो है काव्यांश में कवि लोगों से करने को कह रहा है। 180 क्वेश्चन है कि कवि की नियत से क्या शिकायत है, कि उसे पूरा करके छोड़ दिया गया है, कि नियत उससे आगे चली गई है, कि उसे पूरा किए बिना ही छोड़ दिया गया है, कि उससे बहुत जल्दी पूरा कर दिया गया है। तो सी सही है कि उसे पूरा किए बिना ही छोड़ दिया गया है, कवि की नियत से शिकायत है। तो काव्यांश के अनुसार कवि की नियत से शिकायत है कि उसे पूरा किए बिना ही क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। और तृषा का विलोम शब्द क्या होगा? तृप्ति होगा। अगला है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड परास्नातक शिक्षक पीजीटी परीक्षा 2021 हिंदी व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। परीक्षा तिथि जो है 4 तारीख 7वां महीना 2021 है और शिफ्ट फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है कि भारत भारती के रचयिता कौन है? भिखारी दास हैं, भूषण हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, केशवदास। तो मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती जो है
1912 में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। इस कृति का भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान जन जागृति में अहम योगदान था। गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत भारती को 3 भागों में बांटा गया है। अगर बात करें भारत भारती को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अतीत का खंड, और दूसरा भाग वर्तमान खंड, और तीसरा है भविष्यत खंड। अतीत खंड, वर्तमान खंड तथा भविष्यत खंड। और भारत भारती जो है 1912 में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? कबीरदास की, रैदास की, तुलसीदास की या धर्मदास की? तो आपको बताना है कि मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है। तो रैदास की जो है शिष्या कहा जाता है मीराबाई को। मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। इनका समय 16वीं शताब्दी है। मीराबाई का जन्म जो है राजस्थान में हुआ था, और ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनकी भक्ति जो है माधुर्य भाव की थी। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे नरसिंह जी का मायरा हो गया, इनकी रचना गीत गोविंद की टीका है, और राग गोविंद तथा राग शोल्ठा के पद, ये सभी जो है मीराबाई की रचनाएं हैं। तो मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की शिष्या थी, और इनका समय 16वीं शताब्दी है। और मीराबाई का जन्म जो है राजस्थान में हुआ था, और ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनकी भक्ति क्या थी? माधुर्य भाव की थी। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, और राग गोविंद तथा राग शोल्ठा के पद, ये सभी रचनाएं जो है मीराबाई की। तीसरा क्वेश्चन है कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चित्ररेखा, अखरावट, छिताई वार्ता या कहरानामा? तो इसका सही जवाब सी है कि छिताई वार्ता जो है ये जायसी की रचना नहीं है, बल्कि चित्ररेखा, अखरावट और कहरानामा, ये सभी रचनाएं जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। छिताई वार्ता की बात करें किसकी रचना है, तो छिताई वार्ता जो है ये नारायण दास की रचना है। किसका है? छिताई वार्ता जो है नारायण दास की रचना है। इसका रचना काल 1590 ईस्वी है। शेष रचनाएं जो है चित्ररेखा, अखरावट, कहरानामा जायसी की हैं। आचार्य शुक्ल जो है जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जायसी की अच्छे कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। तो शुक्ल जी के अनुसार क्या कहा गया जायसी के बारे में कि जायसी की अच्छे कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। तो कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो छिताई वार्ता नहीं है। छिताई वार्ता जो है नारायण दास की रचना है। इसका रचना काल 1590 ईस्वी है। शेष रचनाएं जो है चित्ररेखा, अखरावट, कहरानामा जायसी के हैं। आचार्य शुक्ल जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं, और शुक्ल जी के अनुसार जायसी की अच्छे कीर्ति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? राजस्थानी भाषा में, प्राकृत भाषा में, मैथिली भाषा में या ब्रज भाषा में? तो विद्यापति ने सी सही है इसका। विद्यापति ने मैथिली भाषा में जो है काव्य रचना की। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की। संस्कृत हो गया, अवहट्ट और मैथिली में 3 भाषाओं में रचना की इन्होंने काव्य रचना, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में। अतः विकल्प 3 संगत होगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, और इनका जन्म की बात करें तो 1350 ईस्वी में हुआ था। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पदावली को क्या कहते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली को श्रृंगारिक पदों की जो है मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो हमने बताया विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में। अतः विकल्प 3 संगत होगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, और इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की जो है मादकता को नागिन की लहर कहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने।
अगला 5वां क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? संस्कृत शब्द, हिंदवी शब्द, रेखता शब्द या हिंदुस्तानी शब्द? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है, ये बताना है। संस्कृत, हिंदवी, रेखता या हिंदुस्तानी? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो हिंदवी जो शब्द है, ये अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द का प्रयोग किया। खुसरो जो है निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है खालिक बारी हैं, पहलियाँ हैं, मुकरिया, गज़ल आदि, ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। खुसरो जो है निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं खालिक बारी, पहलियाँ, मुकरिया, गज़ल आदि हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम है, मधुआ है या सालवती है या गुंडा है? तो आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम थी या मधुआ थी या सालवती थी या गुंडा थी? तो इसका सही जवाब ग्राम है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। सन 1911 में जो है इसका प्रकाशन इंदू पत्रिका में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी क्या थी? ग्राम थी और सन 1911 में इसका प्रकाशन जो है किस पत्रिका में? इंदू पत्रिका में हुआ था। छाया जो है प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह है। अगर प्रथम कहानी की बात करें, पहली कहानी कौन सी थी? तो ग्राम थी। और छाया जो है प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह है। छाया जो है प्रसाद जी की क्या है? प्रथम कहानी संग्रह है। ग्राम कहानी जो है यथार्थवादी है। छाया 1912 में और प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में रचित है। आकाशदीप 1928 ईस्वी में तथा आंधी जो है 1931 में, इंद्रजाल जो है 1936 में प्रसाद जी के अन्य कहानी संग्रह हैं। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो ग्राम थी पहली कहानी और 1911 में इसका प्रकाशन हुआ, इंदू पत्रिका में हुआ था। छाया जो है प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह है। ग्राम कहानी क्या है? यथार्थवादी है ग्राम कहानी। छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप जो है 1928 में तथा आंधी जो है 1931 में, इंद्रजाल 1936 प्रसाद जी के अन्य कहानी संग्रह हैं। 7वां क्वेश्चन है कि चोटी की पकड़ की विधा क्या है? आपको बताना है कि चोटी की पकड़ जो है इसकी विधा क्या है? जीवनी है, उपन्यास है, संस्मरण है, कहानी है? तो चोटी की पकड़ जो है यह क्या है? चोटी की पकड़ उपन्यास है। उपन्यास विधा की रचना है। प्रमुख छायावादी जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस उपन्यास की रचना की। यह यथार्थवादी परंपरा की कृति है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास की बात करें तो अप्सरा है, इनका उपन्यास अलका है, प्रभावती है, निरुपमा तथा कुल्ली भाट आदि हैं। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। कौन कौन सी? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा तथा कुल्ली भाट आदि। और चोटी की पकड़ की विधा क्या है? तो ये उपन्यास है चोटी की पकड़। ये भी रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। चोटी की पकड़ और जो है अप्सरा हो गया, अलका हो गया, प्रभावती, निरुपमा तथा कुल्ली भाट आदि, ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। 8वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति का नाम बताना है। धनपत राय थे या मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रामविलास शर्मा? तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो बी सही है इसका। मदन मोहन मालवीय जो हैं ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में जो है प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ। इसके सभापति जो है पंडित मदन मोहन मालवीय थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है प्रयाग 1 मई 1910 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा के तत्वावधान में हुई। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो हमने बताया मदन मोहन मालवीय। और 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ। इसके सभापति कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है प्रयाग में 1 मई 1910 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा के तत्वावधान में हुई। अगला क्वेश्चन 9वां है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान है या रत्नाकर है
या मीरा या विद्यापति। आपको बताना है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार का नाम बताना है। प्रेम वाटिका के रचनाकार, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रश खान है। इसका ए सही है। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार जो है रश खान है। ये वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। ये क्या थे? वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। रश खान जो है कृष्ण भक्त कवि थे और इन्होंने कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन पूरे मनोयोग से किया है। गंगा अवतरण, हिंडोला जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? गंगा अवतरण और हिंडोला जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं, तथा कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की अवहट्ट भाषा में लिखी रचना है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार जो है रश खान है और जो है ये वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। रश खान जो है कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन पूरे मनोयोग से किया है। गंगा अवतरण, हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं तथा कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की अवहट्ट भाषा में लिखी रचना है। 10वां क्वेश्चन है कि कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? ऐसी कौन सी एक उपन्यास है जो पूरी तरह जो है किसान जीवन पर केंद्रित है? सेवा सदन या प्रेमाश्रम या कर्मभूमि या निर्मला। तो ऐसी कौन सी रचना है जो पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? तो ये बी सही है। प्रेमाश्रम जो है ये प्रेमाश्रम रचना जो है पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है। दिए गए विकल्पों में मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम 1922 किसान जीवन पर केंद्रित है। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है। सेवा सदन जो है 1918 में सेवा सदन 1918 वेश्या जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित है सेवा सदन। जबकि निर्मला की बात करें तो 1927 में दहेज एवं अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया है निर्मला में। तो प्रश्न क्या था कि कौन सा एक उपन्यास है जो पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? तो हमने बताया प्रेमाश्रम प्रेमचंद की रचना है, उपन्यास है। प्रेमाश्रम जो है 1922 ईस्वी में रचित है। इस उपन्यास में क्या है? औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है प्रेमाश्रम में। सेवा सदन की बात करें तो 1918 में वेश्या जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित है। जबकि निर्मला जो है 1927 में दहेज एवं अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया है। 11 क्वेश्चन है कि यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीज्यो हियो, चाह के रंग में भीज्यो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम संगति न माने शांति न माने। चाह के रंग में भीज्यो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। तो यह पंक्ति जो है किसकी प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीज्यो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। देव के, आलम के या घनानंद के या पद्माकर के? तो इसका सही जवाब जो है घनानंद के जो है प्रशस्ति में कही गई यह पंक्ति है कि चाह के रंग में भीज्यो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे सो धन जू के कवित्व बखाने। तो चाह के रंग में भीज्यो हियो, बिछुरो मिले प्रीतम शांति न माने और भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे सो घन जू के कवित्व बखाने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। तो रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं घनानंद के विषय में कि इनकी सी विशुद्ध जो है सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। तो यह पंक्ति किस कवि की है कि प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीज्यो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे सो घन जू के कवित्व बखाने। ये घनानंद की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है 12 की हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला नाटक जो है किसे इनमें से माना जाता है? प्रबोध, चंद्रोदय को, शकुंतला को, देवमाया प्रपंच को, आनंद रघुनंदन को। तो आपको बताना है कि हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब जो है शकुंतला है। शकुंतला को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल
और आलोचक जो हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नहीं, आनंद रघुनंदन को माना जाता है, गलत बता दिया। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन को। किसका? हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन को माना जाता है हिंदी का पहला नाटक। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचक जो हैं डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। यह महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रजभाषा में रचित नाटक है। तो यह किसकी रचना है? महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रजभाषा में रचित नाटक है। और कौन मानते हैं हिंदी का पहला नाटक? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचक जो हैं डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। और यह रचना जो है महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रजभाषा में रचित नाटक है। प्रबोध चंद्रोदय के नाटककार कौन है? तो प्रबोध चंद्रोदय के नाटककार यशवंत सिंह हैं, जबकि शकुंतला जो है नेवाज का नाटक है। तो प्रबोध चंद्रोदय यशवंत सिंह की नाटक है, जबकि शकुंतला जो है नेवाज का नाटक है। और आनंद रघुनंदन की बात करें तो यह महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रजभाषा में रचित नाटक है। तो 12 क्वेश्चन था कि हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो हमने बताया आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। और हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचक जो हैं डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। यह जो है महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रजभाषा में रचित नाटक है। प्रबोध चंद्रोदय के नाटककार कौन है? यशवंत सिंह है। प्रबोध चंद्रोदय के नाटककार कौन है? तो प्रबोध चंद्रोदय के नाटककार यशवंत सिंह हैं, जबकि शकुंतला जो है नेवाज का नाटक है। शकुंतला किसकी नाटक है? नेवाज का नाटक है। और प्रबोध चंद्रोदय के नाटककार यशवंत सिंह हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है कि भाव विलास किसकी रचना है? बिहारी की है, देव की है, पद्माकर की, घनानंद की। तो आपको बताना है कि भाव विलास जो रचना है ये किसकी है। तो भाव विलास रचना जो है ये देव की रचना है। भाव विलास 1689 ईस्वी में रचित है भाव विलास। इसमें रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। देव जो है रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य एवं कवि हैं। देव किस परंपरा के कवि एवं आचार्य हैं? तो रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य एवं कवि हैं। इनका मूल नाम जो था देवदत्त था, इनका मूल नाम। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। देव की अष्टयाम भी इनकी रचना है। राग रत्नाकर भी इनकी रचना है। रस विलास, भाव विलास और सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि ये सभी रचनाएं जो हैं। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचाशा आदि पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी है? पद्माकर भट्ट की कौन सी रचना है? पद्माभरण है, जगत विनोद है और प्रबोध पचाशा। ये तीनों रचना जो है पद्माकर भट्ट की हैं। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचाशा आदि पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचना है। तो प्रश्न क्या था कि भाव विलास किसकी रचना है? तो हमने बताया देव की रचना है। 1689 ईस्वी में रचित है। इसमें रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। और देव जो है रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं। देव क्या हैं? रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य एवं कवि हैं। इनका मूल नाम देवदत्त था। इनका मूल नाम क्या था? देवदत्त था।